वेलकम क्लास 12 बी। आज की जो मेरी पहली हेडिंग है वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब। यानी ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, इसमें हमें लैटरल शिफ्ट देखना है। तो देखिए फिगर में मैंने एक ग्लास स्लैब दिखा रखा है। ये पी क्यू आर एस, ठीक है। यहाँ एयर है, नीचे एयर है, ये ग्लास स्लैब है। तो मैंने उसको मीडियम 1 2 3 करके लिख दिया है। ये मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। अगर इस पर मैं रेस को इंसिडेंट करूं एट एन एंगल आई वन एंगल पे मैंने रेस को इंसिडेंट किया। रेस रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही हैं तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएंगी। ये नॉर्मल है डॉटेड लाइन से, उसकी ओर बेंड हो गई हैं। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 सपोज कर ले रहा हूँ। इस एंगल को मैंने R1 सपोज कर लिया, ठीक है। और ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये वाला भी एंगल R1 ही होगा, इक्वल होगा, ये R1 होगा। अब रेज जा रही हैं ग्लास से एयर में, तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर हट जाएंगे, ठीक है। तो इसमें ए बी इंसिडेंट रे हो गई, बी सी को रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, और सी डी जो है वो इमर्जेंट रे है। इस एंगल को मैं R2 कह दे रहा हूँ। ये एंगल R2 हो गया। अगर बच्चों मैं इंसिडेंट रे को अगर इंसिडेंट रे को मैं आगे बढ़ाऊँगा तो हमेशा इंसिडेंट रे जो है इस इमर्जेंट रे के पैरेलल होती है, ठीक है। अच्छा, अब इस इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच की जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, सी एन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम लोग लैटरल शिफ्ट स्मॉल डी सिंबल से लिखते हैं। सी एन जो है वो लैटरल शिफ्ट है, इसमें सी एन जो है लैटरल शिफ्ट है, तो मैं लिख दे रहा हूँ लैटरल शिफ्ट। अब इसका हम लोग फॉर्मूले का प्रूफ करेंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ, ठीक है। अच्छा, फिर से समझ लीजिए, ए बी इंसिडेंट रे है, रेरर मीडियम से चल रही थी, ग्लास डेंसर मीडियम में उसमें एंटर करी तो बेंड हो गई टूवर्ड्स द नॉर्मल। फिर उसके बाद ग्लास डेंसर से फिर रेरर में आ रही है, यानी ग्लास से एयर में आ रही तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ए बी इंसिडेंट रे है, बी सी रिफ्लेक्टेड रे है, सी डी इमर्जेंट रे है। अगर मैं इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाऊँ तो हमेशा इंसिडेंट रे इस इमर्जेंट रे के पैरेलल होगी। इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग लैटरल शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें डेरिवेशन कर रहा हूँ, ज़रा फिगर में देखिएगा। मैंने क्या किया कि ये जो लाइन है बी वाली, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दे रहा हूँ सेकेंड सरफेस तक, और इस पॉइंट को मैं ई कह दे रहा हूँ, यानी नॉर्मल। ये नॉर्मल थी इसलिए ये भी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अब देखिए, ये जो पूरा एंगल है डॉटेड वाली लाइन और इसके बीच का एंगल मैं थीटा सपोज कर ले रहा हूँ। अच्छा, इतना मैंने पहले ही लिख रखा है कि R1 है। अब अब इस फिगर में देखिएगा, इन ट्राइंगल सी बी एन, अगर मैं ट्राइंगल सी बी एन की बात करूं, ऐसा करते हैं कि इस एंगल को मैं खाली थीटा ले रहा हूँ, इसको खाली थीटा ले रहा हूँ। फिर देखता हूँ इन ट्राइंगल, अभी करेक्शन कर देंगे, इन ट्राइंगल सी बी एन, अगर मैं सी बी एन से साइन थीटा की अगर वैल्यू निकालूं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी सी एन अपॉन बी सी, ठीक है। सी एन अपॉन बी सी हो गया। तो सी एन की जगह मैंने स्मॉल डी रख दिया अपॉन बी सी। तो यहाँ से स्मॉल डी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई बी सी साइन थीटा से इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दे रहा हूँ। अब मैं कॉस R1, इस ट्राइंगल में मैं एक ऐसा रिलेशन लगाने जा रहा हूँ जिसमें ये इसकी जो विड्थ है, ग्लास स्लैब की थिकनेस को मैं T ले रहा हूँ। इन दोनों में रिलेशन, इन ट्राइंगल बी सी ई,
अगर मैं कॉस आर का फॉर्मूला लगाऊं तो कॉस हो जाएगा बेस बी ई है अपॉन हाईपोटेन्यूज है बी सी, तो ये बी ई अपॉन बी सी हो जाएगा, बी ई अपॉन बी सी। तो यहाँ से अगर मैं बी ई की वैल्यू निकाल लूँ तो बी ई की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी सी कॉस आर वन, बी सी कॉस आर वन। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 कह दे रहा हूँ। तो मगर इक्वेशन 1 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ बच्चों, नाउ इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया डी अपॉन बी ई, बी ई इज इक्वल टू बी सी कैंसिल हो गया, ये आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस आर वन, कॉस आर वन। ठीक है। अच्छा, अब इससे अगर मैं d की वैल्यू निकाल लूँ, बी ई देखिए, बी ई इस फिगर में देख सकते हैं ग्लास स्लैब की थिकनेस है, अगर मैं उसकी जगह t रख दूँ तो डी अपॉन टी इज इक्वल टू आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस आर वन, यानी डी का फॉर्मूला आ गया टी साइन थीटा अपॉन कॉस आर वन। और अब फिगर में देख सकते हैं कि जो थीटा और आर वन मिल करके क्या बन जाएंगे, ये एंगल जो है वो थीटा प्लस आर वन होगा। ठीक है ना। तो सिंस थीटा प्लस आर वन, थीटा और आर वन मिल करके बन जाए, थीटा और आर वन मिल करके पूरा एंगल बन जाएंगे। थीटा प्लस आर वन जो है वो आई वन के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो इस पूरे एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो इससे मैं थीटा की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ, थीटा इज इक्वल टू आ गया आई वन माइनस आर वन। इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 3 में पुट कर दे रहा हूँ, पुट इन इक्वेशन 3 वी गेट d is equal to t sin I1 minus R1 upon cos R1। तो इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि लैटरल शिफ्ट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, दूसरा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, ठीक है ना, और साथ में हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है उस तो फाइनली हम कह सकते हैं कि लैटरल शिफ्ट 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर 1 थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 या I, और तीसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो इस फॉर्मूले में n नहीं आया है, लेकिन जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही कम r की वैल्यू होगी, यानी r की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ही डिपेंड करता है। ठीक है। लैटरल शिफ्ट की डेफिनेशन अलग से मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। ठीक है।